कायर कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। कायर कहानी में एक युवक की कायरता को दिखाया गया है। उस युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी था। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली, लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था। यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैसे कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता। उसे जाति पाति और अपने माता पिता की परवाह न थी। वही प्रेमा कुल परिवार और माता पिता के लिए एक कदम भी न आगे बढ़ सकती थी। संध्या समय है। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली में बैठे हुए हैं। सैर करने वाले पार्क से एक एक करके चले गए, परंतु वे दोनों अभी भी वहीं बैठे रहे। उनमें ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ था जो किसी तरह समाप्त नहीं होता। केशव ने झुंझलाकर कहा, इसका यह अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव। लेकिन मैं इस विषय को अपने माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं, प्रेमा ने कहा। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो शंकाएं होंगी उसकी तुम कल्पना न कर सकते हो। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो? प्रेमा ने मृदु भाव से कहा, मैं रूढ़ियों की गुलाम नहीं हूँ, परंतु माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व तो कुछ नहीं, ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था यह ढकोसले मूर्खों के लिए है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियां भी इनकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार छोड़ने को तैयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने मुझे रक्त से सींचा, मेरी सृष्टि की, उनके मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम नहीं कर सकती। मुझे कोई हक नहीं है। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही हो सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो प्रेम को आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इस दार्शनिक भाव से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर नहीं जी सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में आनंद नहीं उठा सकता। मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। प्रेमा ने झटकते हुए हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वह चीज न मांगो जिस पर मेरा अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो इतना बुरा नहीं लगता। कुछ क्षण बैठ रहा, फिर निराश स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को जब प्रेमा अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव की बात परेशान हो रही थी, परंतु माता के इस विषय को कुछ कहे तो कैसे कहे। लज्जा मुंह बंद कर देती थी। उसके मन में अनेक ख्याल आने लगे। केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो मेरा क्या कर्तव्य रहेगा? यदि केशव कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो इस संसार में मेरे लिए क्या रह जाएगा? लेकिन मेरी बसी से क्या होता है? इस तरह तरह के ख्यालों के बाद उसने निश्चय किया कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, तुम्हें अब तक नींद नहीं आई? कितनी बार तुझे कहा है थोड़ा घर के काम धाम में मन लगा लिया कर, तुझे पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर की धन है, कैसे निवाह होगा तेरा? प्रेमा ने भलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही एक विपत्ति है बेटी। माँ बाप के गोद में पलकर सयानी हुई दूसरों की हो जाती है। यदि अच्छे घर ब्याह हो गया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर आंसू बहाकर दिन काटने पड़ते हैं। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई लड़का भाता नहीं, ना कोई घर, कहीं लड़कियों का आदर नहीं, परंतु करना तो बिरादरी में ही है।
न जाने जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा डरते हुए स्वर में बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं माँ। उसने कह तो दिया, परंतु डर था कहीं माता जी भांप न जाएं। माता ने विस्मय से पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर प्रेमा अपने आप में जवाब दिया, परंतु माता से न कह सकी। ऐसा 2-4 जगह हो भी गया तो क्या हुआ। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले अब आकस्मिक रूप से लिया करते हैं, माने कोई दैवीय शक्ति उनके तरफ खींचे जा रही हो। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक तो वह माता पिता के फैसले को मान्य समझती थी, परंतु संकट को देखते हुए उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा कर दी थी जिसके सामने कोई पर्वत आकर भी न टिक सके। वही मंद वायु अब ऐसी प्रबल हो चुकी थी कि प्रेमा मन में सोच रही थी, मानो यह देह माता पिता के हो, परंतु आत्मा तो मेरी है, परंतु भुगतना तो इसी देह को होगा। अब वह इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं घातक समझ रही थी। जीवन को क्यों झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, यदि विवाह का आधार प्रेम न हो तो वह देह क्या क्रय विक्रय की चीज है। इस भावना से उसका हृदय विद्रोह कर उठा। वह नाश्ता करके पढ़ने जा रही थी कि पिता ने प्यार से पुकारे, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था बेटी, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। पिता ने कहा, नहीं, यह सच है। यह कहते हुए उन्होंने मेज खोली और एक तस्वीर निकाली। दिखाते हुए बोला, यह लड़का आईएएस के इम्तिहान में प्रथम आया है। इसका नाम तो सुना होगा ना बेटी प्रेमा। बूढ़े पिता की ऐसी भूमिका को माँ न समझ सकी, लेकिन प्रेमा भांप गई। उसे तीर की भांति लक्ष्य कर जा पहुंचा, हृदय में लग गया। उसने बिना तस्वीर देखे ही कहा, मैं तो उसका नाम ही नहीं सुना। पिता ने बनावटी भाव से कहा, तुमने नहीं सुना? आज के दैनिक समाचार पत्र में उसका पत्र वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई भाव से कहा, होगा, मैं उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती हूँ। लोग अपने स्वार्थ और ध्वंस जमाने के लिए, दलित प्रशासन करने के लिए, धन संचय करने के लिए यह परीक्षा पास करते हैं। इस आपत्ति में जलन थी, क्रोध था। पिता ने सोचा, प्रेमा यह सुनकर लट्टू हो जाएगी। यह जवाब सुनकर बोले, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन का कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेमा ने ढिठाई से कहा, हाँ, मैं इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं तो ऐसे लड़के देखे हैं जिसने यह जबरदस्ती दिया जाए तो भी न स्वीकार करे। पिता ने उपहास ढंग से कहा, यह तो मैंने आज नई बात सुनी। लोग छोटी छोटी नौकरी के लिए मुंह मारते फिरते हैं। मैं उस लड़के का सूरत देखना चाहता हूँ बेटी, जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे समय पर प्रेमा का सिर लज्जा से झुक जाता, परंतु यह समय उसके लिए उस सिपाही के समान था जिसे आगे बढ़ने के सिवा और कोई मार्ग नहीं दिखा। आवेश में गई और केशव के चित्रों में से उन चित्रों को चुनकर लाई जो सबसे खराब थी और पिता के सामने रख दिया। पिता ने चित्र को उपेक्षा की भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली ही दृष्टि में उन्हें वह चित्र आकर्षित कर गए। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं। पिता ने कहा, अपनी ही बिरादरी का है? प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई। वह इस प्रश्न को कातर हो उठी। दबी आवाज में बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। लाला जी को क्रोध आया कि वह दे, यह असंभव है। वे दरवाजे तक आए थे, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। प्रेमा का भाव उनसे छिपा न रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, परंतु इसके साथ कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो वह कुशिक्षा है। मैं इस शिक्षा के पक्ष में नहीं हूँ। प्रेमा ने कातर भाव से कहा, परीक्षा तो समीप है बाबूजी। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो, और फिर विचार में डूब गए। इसके बाद 6 महीने गुजर गए।
लाला जी ने घर में अपनी पत्नी से एकांत में कहें, केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक हैं। मैं समझता हूँ प्रेमा इस शोक में घुल कर प्राण न दे दे। सबने समझाया पर उसका उसे कोई असर ही नहीं हो रहा है, किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है। उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, न जाने कहाँ से यह कुलच्छनी मेरी कोख में पैदा हो गई। लाला जी ने कहा, मैं तो यह बात तुम्हारी 1000 बार सुन चुका हूँ। कहाँ तक कुल मर्यादा के नाम को रोएं। मैं कुल मर्यादा के नाम पर प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। वृद्ध ने क्षुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी इच्छा है तो मुझसे क्यों पूछते हो? मैं इस विवाह के नजदीक न जाऊंगा, न तो कभी छोकरी के मुख देखूंगी। क्यों नहीं उस लड़के से कर देते जो सिविल सर्विस परीक्षा पास किया है। केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा, और क्या है। और यदि प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो कर ले, तुम तो उसे और सह देते हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों उसकी परवाह करें। मन को घोड़े के समान लगाम देना चाहिए। और कहीं केशव साथ जिंदगी भर निवाह करेगी तो जिस तरह आज उसे प्रेम है कल किसी और से हो जाए। क्या पता केशव के साथ पूरी जिंदगी निवाह करेगी कि नहीं। लाला जी ने स्त्री को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर कहा, और यदि कल प्रेमा खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? फिर तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। इस प्रश्न तक उसकी माँ ने कभी नहीं सोचा था। वह अवाक बैठी रह गई। फिर बोली, तुम्हें अनोखी कल्पनाएं सूझती हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। पिता, तुमने सुना न हो, मैंने तो सुना और देखा भी है। माता, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीती न देखोगे। पिता, मैं यह नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन होना संभव हो सकता है। माता, जब ऐसा होना है तो इससे अच्छा है कि हम ही इसका प्रबंध करें। नाक ही काट रही है तो छुरी से क्यों न कटे। कल केशव को बुला कर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे। मिजाज में चिड़चिड़े और कृपण। धर्म के आडंबरों से ही उनके चिंतन को शांति मिलती थी। वह किसी का सम्मान न कर सकते थे। वे आज भी उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बचपन और जवानी बीती थी। एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुंचे और केशव के पिता से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आपे में न रहे। धुंधली आंखों से बोले, आप भंग तो नहीं खा लिए हैं? इस तरह का संबंध चाहे जो कुछ भी हो, विवाह नहीं है। आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता के साथ कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता हूँ पंडित जी। मेरे भी विचार वही हैं, परंतु बात ही कुछ ऐसी आ पड़ी है, मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आज के लड़के और लड़कियाँ स्वेच्छाचारी हैं। मुझे तो भय है कि यह दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाएं। बूढ़े पंडित जी गरज उठे, आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने भी पतित हो जाएं, मर्यादा शून्य नहीं हो सकते। बनिया बक्कालों की लड़की से विवाह करते फिरेंगे। मैं कहता हूँ, आपको यह बात कहने की साहस कैसे हुई? बूढ़े बाबूजी जितना दबते पंडित जी उतना ही गरजते थे। लाला जी ज्यादा अपना अपमान न सह सके, तकदीर कोसते हुए वहां से चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत बुलाकर कठोर कंठ से कहा, तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है? यह खबर कहाँ तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, पिताजी आपसे किसने कहा? किसी ने कहा। मैं पूछता हूँ, यह बात सही है या नहीं? यदि तुम अपनी मर्यादा डुबोना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है और तुम्हें मेरी कमाई का एक ढेला भी न मिलेगा। तुम्हें अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वह चुपके से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे न रहेंगे। माता के प्यार पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन माता उसे मान जाएगी, उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। परंतु पिता इस बर्ताव से उसकी गति उस कायर सिपाही जैसे हो गई जो बंदूक के सामने हिम्मत खो बैठे और कदम पीछे हटा ले। वही दशा केशव की हुई।
वह साधारण युवकों की तरह बड़े बड़े तर्क कर सकता था, बड़े से बड़ा कष्ट झेल सकता था, परंतु वह प्रेमा से अलग होकर नहीं रह सकता था। परंतु उसने सोचा, यदि मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और पिता ने अपनी शर्त रखी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरा ठिकाना कहाँ लगेगा? तब तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अपने पिता के पैसों के कारण। कहा, जिसने भी यह बात आपसे कहा है बिल्कुल झूठा है। पंडित जी बोले, तो यह खबर बिल्कुल गलत है। केशव ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल गलत है। पिताजी ने बोले, तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो, और याद रखो, ऐसी चर्चा फिर सुना तो सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा बाप होगा। केशव और कुछ न कह सका। वह यहाँ से चला तो ऐसा मालूम होता था पैरों में उसके दम ही नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम एक पत्र लिखा। प्रिय केशव, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मैं बहुत चिंता में हूँ। शायद उन्होंने तुम्हें भी बहुत डांटा होगा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा फैसला सुनने को बहुत विकल हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का तनिक भी मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। माँ और पिता दोनों तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक हैं। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम उस बंधन में बंध जाएंगे जो कभी न टूटने वाला होगा, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अलग न कर सकेगा हमें। तुम्हारी प्रेमा। प्रेमा का पत्र समाप्त होता है। शाम हो गई और इस पत्र का कोई जवाब न आया। उसके माता पिता बार बार पूछते, केशव आए नहीं। दोनों द्वार पर टकटकी लगाए इंतजार में बैठे हैं। रात के 9 बज गए, तब तक केशव न आए। उसका कोई पत्र भी नहीं आया। प्रेमा मन ही मन सोच रही है, शायद उन्हें पत्र लिखने का समय न मिला होगा या आज आने की फुर्सत न मिली होगी। वो कल जरूर आएंगे। इधर प्रेमा खुशी के मारे पागल हो रही है। पुराने पत्रों को बार बार देख रही है और उसके एक एक शब्द में उसे बड़ा प्यार टपक रहा है। प्रेमा की विकलता और कंपन आकांक्षाएं और तीव्र हो रही हैं। केशव ने उसे अनेक वादा किया था, जिससे प्रेमा को तनिक भी आशंका न थी कि केशव नहीं आएगा, परंतु फिर उसके प्राण रात भर सूली पर टंगे ही रह गए। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से छूटकर गिर गया। ऐसा जान पड़ा उसके पैर तले जमीन खिसक गई है। वह स्थिर न रह सकी। लिखा था, प्रिय प्रेमा, मैं बड़े संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इस समस्या पर खूब दिल से विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचा कि पिता की आज्ञा के बिना मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। कृपया मुझे कायर न समझना। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने यह नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी सांस खींची और उस खत को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों के अश्रुधार बहने लगे। जिस केशव को उसने अपना माना था वह इतना निष्ठुर और कठोर होगा, इसकी उसे आशा न थी। प्रेमा को मालूम पड़ा जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो और स्वप्न टूटकर राख हो गए। उसके जीवन में अब अंधकार के सिवा और कुछ न बचा। उसकी लदी हुई नाव मझधार में ही डूब गई। प्रेमा की माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर देखते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके सिवा वह कुछ न कह सकी। इसके सिवा वह कहती भी क्या? प्रेमा को अब बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस नहीं बचा था। वह टूट चुकी थी। दिन भर काम धंधे में ऐसे लगी रही जैसे मानो उसे कोई चिंता ही नहीं। रात को उसने माँ बाप को भोजन कराया और वो खुद भी खाई। बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही, मगर सुबह हुई थी उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। सुबह की सुनहली किरण उसके पीले मुख की सुंदरता को चमका रही थी। यह प्रेमा की कहानी कायरता।